आज भारत के लोकतंत्र का एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के 3 बड़े हिस्से असम, केरल और पांचोरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। असम में लगभग 17%, क्योंकि आपके पास आने से पहले की जो खबर से अधिक मतदाता मतदान कर चुके हैं। वहीं केरल और पांचोरी में आंकड़ा 16% से अधिक है। दोस्तों, विगत 1 माह की ऊहापोह, रात दिन का प्रचार, आरोप प्रत्यारोप के बीच आज भारत के लोकतंत्र का वो बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के 3 अहम हिस्से असम, केरल, पांचोरी में विधानसभा चुनाव के लिए मत पड़ रहे हैं, यानी मतदान जारी है। अब मैंने आरोप प्रत्यारोप की बात इसलिए कही कि अगर आपने देखा होगा तो असम में सबसे ज्यादा कांग्रेस और कांग्रेस से ही पूर्व में रहे वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की बात कर लें, लगातार विवादों में, बयानों में और बड़ी साफ सीधी टिप्पणी आपने हेमंता को देखा होगा। लेकिन जिस तरह के मतदान हुए या हो रहे, लोगों में बहुत रुझान है। अब ये रुझान मौजूदा सरकार को रखता है, बदलता है। ये तो बंद पेटी नहीं, बल्कि अब तो ईवीएम में बंद रहता है और वो खुलेगा 4 मई को। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी रणनीति काम आई, इन सारे मुद्दों पर आज मतदान के दिन इसी सियासी गणित पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों है। 2026 की विधानसभा चुनाव देश के 5 बड़े राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे हैं, जिनमें असम, केरल, पांचोरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आज जबकि 4 मई को मतगणना होगी। राजनीतिक विश्लेषकों को मानना है कि चुनाव 2029, क्योंकि 2024 के लोकसभा परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत का जो रथ था वो 240 पर रुक गया था। तो क्या 2029 में इन 5 राज्यों में या 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलने वाला है, कितना बेहतर मिलने वाला है? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव देश का 2029 का आने वाले चुनाव की दशा दिशा भी तय करेंगे। अगर इस चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र कोई है तो वह असम। यहां मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और छवि का है। और एक बात बहुत सीधी सी है कि पूर्वोत्तर राज्यों का जो रास्ता है, जैसे कहावत कहेगी, वो गुवाहाटी या असम से होके जाता है। तो अगर जिसकी सरकार गुवाहाटी में है, वो अगल बगल के राज्यों में बहुत प्रभावी होता है, व्यवसायिक रूप से, आने जाने के रूप से, या कई तरीके कह सकते हैं। 2021 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 75 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी और पहली बार हेमंता विश्वकर्मा मुख्यमंत्री बने। इससे पहले सोनोवाल जी रहे। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की, 2 बार सरकार को की हैट्रिक बनाने की कोशिश, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। सामने कांग्रेस के नेता, युवा पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे, युवा चेहरा है गौरव गोगोई। असम के मतदाताओं के बीच सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर साल आने वाली बाढ़ और मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच। महिला वोटर भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं और वैसे भी पूर्वोत्तर महिला प्रधान क्षेत्र माना जाता है। भाजपा की और दोनों ही योजना और स्वनिर्भर नारी कार्यक्रम महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब यह चुनाव व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। आपने देखा होगा विगत दिनों मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा की ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर पड़ोसी देश से संबंधों को लेकर सवाल उठाए, तो कांग्रेस ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने भी उनकी पत्नी के 3, यानी हेमंता की पत्नी के 3 देशों के पासपोर्ट का जिक्र किया और आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा भी होगा। पवन खेड़ा से लेके बाकी लोगों ने इस बात का जिक्र किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, FIR, पुलिस कार्रवाई, AI डिफेक के आरोप, सब कुछ एक साथ देखने को मिले। शर्मा ने दस्तावेजों को AI से बनाए गए फर्जी कागज बताया और यही से असम का चुनाव विकास से हटकर व्यक्तिगत आरोप में बदल गया। जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक भाजपा को गठबंधन में 83 से 98 सीटों की बढ़त और विपक्षी गठबंधन को 26 से 36 सीटें, यानी फैसला अगर हम अनुमान की बात करें तो भाजपा वहां तीसरी बार सरकार बना रही। अब बात करते हैं केरल की, जहां इस बार चुनाव इतिहास बनाने या तोड़ने वाला है। केरल में वर्षों से एक परंपरा रही है, हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी, लेकिन 2021 में
पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ ने इस परंपरा को तोड़ दिया और अब अगर इस बार भी एलडीएफ जीतती है तो ये तीसरी लगातार जीत यानी हैट्रिक होगी, जो केरल के इतिहास में पहली बार होगा। एलडीएफ अपनी उपलब्धियां गिना रही, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रबंधन, राज्य की गरीबी के से मुक्त घोषित करने का दावा। वही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी लहर को मुद्दा बनाकर सरकार को उखाड़ने की बात कर रहा है। केरल में भाजपा का प्रदर्शन अब तक अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कमजोर रहा, लेकिन इस बार भाजपा पूरी ताकत से मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3 सप्ताह के अंदर लगातार रैलियां की, यानी भाजपा केरल में अपना राजनीतिक आधार बनाने और बढ़ाने को लेकर के चिंतित भी और चुनाव पूरी मजबूती से। एलडीएफ 62 से 68 सीटें, यूडीएफ 67 से 73 सीटें, बहुमत के लिए होना चाहिए 71। यानी जो अनुमान या सर्वेक्षण है वो लगभग इस तरीके के ले आ रहे, हो सकता है वहां जनादेश पूर्व में किसी को ना मिले, एक दूसरे का समर्थन भी लेना पड़े। ये तो चुनाव परिणाम के बाद की स्थितियां हैं, अनुमानों पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब चलते हैं पांडिचेरी की ओर, जहां चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है पूर्ण राज्य का दर्जा। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका मतलब यहाँ उपराज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं और यही राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ। सबसे बड़ा मुकाबला एन रंगास्वामी बनाम वी बैथलिंगम, दोनों कभी एक ही पार्टी में थे लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये मुकाबला इतना कड़ा माना जा रहा है कि 25 से 50 वोटों के अंतर भी हार जीत तय हो सकती है। इस चुनाव में एक नया मोड़ तब आया, अभिनेता आपने देखो विजय की पार्टी टीवी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही। अगर उनकी पार्टी 2-3 सीट भी जीत जाती तो सत्ता के निर्माता बन सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इन चुनावों के नतीजे सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ेगा। अगर भाजपा असम में जीत तहराती है तो ये पूर्वोत्तर में उसकी मजबूत का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। अगर केरल में एलडीएफ या यूडीएफ बहुमत हासिल करते हैं तो यह राष्ट्रीय गठबंधन राजनीति को प्रभावित करेगा और अगर पांडिचेरी में राज्य का दर्जा मुद्दा बना तो यह देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उदाहरण भी बन जाएगा। यानी आज जो वोट पड़ रहे हैं तो 3 आप देखिए, एक बिल्कुल नीचे, दूसरा बिल्कुल ऊपर, भाषा अलग और संप्रदाय बाकी चीज जिसको भारत कहते हैं। लेकिन देखने की बात है कि कौन किस पार्टी की रणनीति कितनी सही होती है, परिणाम किसका सही आता है और ये किस तरीके की मदद 2029 में गठबंधन सरकार या विरोध में कैसे करते हैं। नजर रहेगी 4 मई की मतगणना पर टिकी, क्योंकि उसी दिन साफ हो जाएगा कि पासपोर्ट का विवाद, हैट्रिक की कोशिश, राज्य के दर्जे की मांग, इनमें आखिर जीत किसके और कौन किस पे भारी। दोस्तों पुनः अनुरोध करूंगा, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत, आपका प्यार हम सबको मिलता रहता है, इससे टीम का उत्साहवर्धन होता है। नमस्कार, धन्यवाद।